हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम यहाँ पे हमारा जो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बच गए थे उसको जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो है चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं और ये मतलब थोड़ा याद करना पड़ता है इसमें ज़्यादा कुछ। तो फ्रेंड्स, इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद इनका जो भी रिएक्शन है वो सब देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसके सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे मेटलर्जिकल प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद वहाँ पे मतलब कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी वहाँ पे जो जंग लगना उसका निराकरण कैसे होता है ये सब देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो भी हमको पढ़ना है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो पॉइंट है पॉइंट वाइज मैंने सब कुछ समराइज कर दिया है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। तो इसको आप इजीली आराम से देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए और कोशिश करिए एक बार में याद करते चलिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेटल आर मैलिएबल, यानी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। अब ये मैलिएबल क्या है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी इनको हम पीट पीट के एक बहुत ही पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है, विदाउट ब्रेकिंग, यानी वो टूटना नहीं चाहिए। उसको इतना पतला तो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतला करते करते उसको बस ब्रेक कर दो, ब्रेक नहीं होना चाहिए। विदाउट ब्रेकिंग उसको एक थिन शीट में कवर कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल। तो ये किस में पाया जाता है, हमारे मेटल्स में। हमारे मेटल्स क्या होते हैं, उनको हम पीट पीट के बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड जो होता है हमारा, गोल्ड वो क्या होता है, मोस्ट मैलिएबल होता है। तो इसको आप याद रखना, गोल्ड हमारा मोस्ट मैलिएबल मेटल है। अब यहाँ पे देखिए मेटल आर डक्टाइल, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल क्या है, कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर, यानी इसको क्या, थिन वायर, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, खींच के एक बहुत ही पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल यानी उसको हम पीट पीट के एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल यानी उनको हम खींच के एक बहुत ही पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद हो गई होगी। देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा जो कॉपर होता है, जो हमारे घर में मतलब तार वगैरह में यूज होता है, तो वो उसमें क्या यूज होता है, कॉपर वायर। तो उसको ही हम स्ट्रेच करके खींच के लंबा कर देते हैं, उसके बाद उसको जो है, तो इसको आप याद रखना, जो हमारा कॉपर वायर होता है, जो हमारे मतलब तार वगैरह में यूज होता है, तो वो क्या होता है, कॉपर वायर। अब यहाँ पे देखिए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उष्मा के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो हमारा सिल्वर होता है वो हीट का जो है वो बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है। तो इसको आप याद रखना। तो अभी तक देखिए यहाँ पे हमको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला है। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मेटल हमारे मैलिएबल होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। जो हमारा गोल्ड होता है वो मोस्ट मैलिएबल होता है, जो हमारा सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब देखिए यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, मतलब जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं, वो क्या होते हैं, ये फ्रेंड्स बने होते हैं कॉपर के और एल्यूमिनियम के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, यानी ये सब क्या करते हैं, ये बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के हमारे। अब यहाँ पे देखिए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे जो मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, यानी अच्छे एक सुचालक होते हैं। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा सिल्वर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए जो हमारे कॉपर होते हैं और जो एल्यूमिनियम होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक वायर में जो है उसको बनाने में यूज किए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल आर लस्ट्रस और शाइनी। लस्ट्रस यानी, लस्ट्रस को हम क्या बोल सकते हैं, शाइनी, यानी बहुत ही चमकीले होते हैं। कैन बी पॉलिश्ड। अब देखिए मेटल लूज देयर शाइन, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जो मतलब उनमें चमक होती है वो अपने चमक को खो सकते हैं, लूज कर सकते हैं। और ब्राइटनेस, यानी अपने चमक के ब्राइटनेस को ऑन कीपिंग एयर, यानी अगर हम उनको हवा में रख दें, एयर के प्रेजेंस में रख दें, तो उनकी साइन क्या हो सकती है, वो डल हो सकती है, गायब हो सकती है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े देर के लिए रखेंगे तो ही, वहाँ पे मतलब एक लंबे समय के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनका कलर जो है वो डल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम
फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे कोरोजन में ये प्रोसेस। तो इसके लिए अभी आप इतना ही याद रखिए कि मेटल किस तरह से मतलब चेंज होंगे, इनका कलर कैसे चेंज होगा और कौन सा मेटल किस कलर में चेंज होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड, यानी यहाँ पे जब ये मेटल जो है वहाँ पे रखे जाते हैं एयर में, तो वहाँ पे एक तो ये मतलब एयर से रिएक्शन करके या तो ऑक्साइड बना लेंगे या फिर कार्बोनेट या फिर सल्फाइड। तो अभी के लिए इतना ही पढ़िए, इसको मैं बाद में कोरोजन वाले मतलब इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें कोरोजन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी तक यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। अब देखिए यहाँ पे 6वां पॉइंट क्या है हमारा, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो हमारे मेटल होते हैं ये जनरली, देखिए मैंने आपको बोला था हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, हमेशा ये जनरली वर्ड ज़्यादातर यूज करती है। क्यों? क्योंकि ये भी मानती है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एनवीएस में जो क्वेश्चन आया था इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये पढ़िए, देखिए जो हमारे मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम होता है और पोटेशियम ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल। देखिए यहाँ से एक्सेप्शन शुरू है, तो एक्सेप्शन आप याद रखते जाना। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है वो क्या होता है, वो एक सॉफ्ट मेटल होता है। कैन इजीली कट विथ नाइफ, यानी इसको हम चाकू से, नाइफ से इसको इजीली कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये गलती से गलत कट गया, ये सही फ्रेंड्स। जो हमारे मेटल होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन मरकरी एक ऐसा सॉलिड है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। यानी जो हमारा मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मेटल होता है। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो हमारे मेटल होते हैं जब ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कि हाई होगी। यानी हम इनको इतनी आसानी से जो है मेल्ट नहीं कर सकते या फिर बॉयल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेटल क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आता है मेटल हैव हाई डेंसिटी। जो हमारा मेटल होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। एक्सेप्ट, फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन आया हमारा सोडियम एंड पोटेशियम, यानी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, हाई नहीं होती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस क्या होता है, अब मेक साउंड व्हेन हिट एन ऑब्जेक्ट, यानी जब इनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये साउंड उत्पन्न करते हैं। अब देखिए यूज फॉर मेकिंग बेल्स, इसलिए इनका यूज कहाँ पे होता है, बेल्स को बनाने में। यानी बेल्स यानी जो हम मंदिर की जो हमारी घंटी होती है या फिर स्कूल की जो हमारी बेल्स होती थी, तो उन सबको बनाने में क्या यूज होता है यहाँ पे, मेटल्स। क्योंकि ये सोनोरस होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट से इसको हिट करेंगे तो ये जो है साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा। एंड इसका यूज और कहाँ पे होता है, स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा सितार हो गया, वायलिन्स हो गया, ये सब हो गए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे मेटल का यूज होता है, क्योंकि मतलब उसके स्ट्रिंग में किसका यूज होता है, मेटल का। क्योंकि ये जब किसी ऑब्जेक्ट से उसको हम हिट करेंगे तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, यानी जो हमारा मेटल होता है वो जनरली क्या होता है, सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है हमारा, कॉपर एंड गोल्ड तो हम लोगों को पता ही है कैसा होता है, एलॉइस इन कलर। जो हमारा कॉपर होता है ये थोड़ा सा मतलब पिंकिश टाइप में कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली क्या होता है, सिल्वर एंड ग्रे कलर, बट एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, कॉपर एंड गोल्ड क्या होता है, एलॉइस कलर, कॉपर को हम पिंकिश कलर कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार सारा पॉइंट जो है दोबारा से देखिए, उसके बाद हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, जो हमारे मेटल होते हैं मैलेबल होते हैं, इनको जो है एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे गोल्ड जो होते हैं ये मोस्ट मैलेबल होते हैं। मेटल जो है डक्टाइल होते हैं, यानी इनको हम खींच के एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉपर वायर। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो है हमारे मेटल होते हैं ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे हमारा सिल्वर जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इनका यूज कुकिंग इंटेंसिल, यानी जो हमारे खाना पकाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं उनमें इनका यूज होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का, क्योंकि एक अच्छे जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। अब यहाँ पे जो हमारा
मेटल होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको याद रखना। इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर लस्ट्रस, यानी जो हमारे मेटल होते हैं लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। और यहाँ पे मेटल लूज देयर साइन, यानी ये अपना साइन जो है ये खो भी सकते हैं अगर इनको लंबे समय तक एयर में रखा जाए। मेटल आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रांग, यानी जो हमारे मेटल होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। बट यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट होते हैं। मेटल जनरली क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो क्या होता है, लिक्विड मेटल है। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल जो होते हैं ये इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेटल की डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, लेकिन यहाँ पे फिर से हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, यहाँ पे लो होती है। तो इस वाले एक्सेप्शन में इसमें सब जगह हमारा क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। बस यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाले में हमारा मरकरी एक्सेप्शन है और कलर वाले में हमारा क्या है, वहाँ पे कॉपर और गोल्ड है। तो मेटल क्या होते हैं, हमारे सोनरस होते हैं, ये आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाए, और ये यूजुअली जो है सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेटल की प्रॉपर्टी याद कर ली है तो उसी का उल्टा करते चले जाइए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसको भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, यानी ये ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही इनको एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है पीट के, ना ही इनको एक स्ट्रेच करके एक मतलब पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये ब्रिटल होते हैं, यानी जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेक इजीली, यानी ये बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। जो हमारा नॉन मेटल होता है डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से एक्सेप्शन, जो हमारा कार्बन होता है, जब कार्बन हमारे, तो यहाँ पे हम देखते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन होता है ये इसके कई सारे रूप होते हैं, ये कभी डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का केवल एक चैप्टर बचेगा, वो है हमारा कार्बन कंपाउंड, उसको भी हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ जो है करा दूंगी। अब यहाँ पे आता है हमारा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा भी जाता है हमसे, जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ये क्या है, एक नॉन मेटल है, फिर भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसको आप याद रखना, हमारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नॉन मेटल होता है ये जब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट होता है, यानी जनरली कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये नॉन मेटल ही होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट होता है। अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी ये नॉन लस्ट्रस यानी ये चमकीले नहीं होते, शाइनी नहीं होते, डल होते हैं। बट इसमें से एक्सेप्शन क्या है हमारा, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, यानी इसमें चमक होती है, शाइन होती है। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट, ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। बट फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल होते हैं, ये जो है सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इसको भी आप याद रखना। डायमंड भी क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है, फ्लोरीन भी कार्बन का एलोट्रॉप है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड में। और नॉट स्ट्रांग कैन बी इजीली ब्रोकन, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इनको आसानी से जो है ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। मे बी, यानी जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो लिक्विड फॉर्म में होता है नॉन मेटल वो क्या होता है हमारा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो मेटल की अपेक्षा क्या करते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। बट यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे डायमंड होते हैं ये क्या होता है, ये जब हार्ड हैं तो इनको फिर से आसानी से जो है ना ही गलाया जा सकता है ना ही पिघलाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, हार्ड है। तो अगर हार्ड है तो यहाँ पे इनकी एमपी और बीपी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। दे आर नॉन सोनरस, यानी ये कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हैव मेनी डिफरेंट कलर, इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे यूजेज ऑफ मेटल्स, तो एक बार इसको देख लीजिए फिर से। ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये लस्टस नहीं होते हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं, इनको इजीली ब्रोकन किया मतलब आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ये नॉन सोनरस होते हैं और ये इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूज ऑफ मेटल्स, यानी जो हम अभी यहाँ पे मेटल्स पढ़े हैं उनमें से किसका यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का यूज फ्रेंड्स एज अ ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट में करते हैं हमको पता ही है। अब यहाँ पे आयरन एंड स्टील, जो हमारे आयरन और स्टील होते हैं ये फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब इनको मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम और स्टील क्या होते हैं, एज यूटेंसिल, यानी जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनमें इनका यूज होता है। मरकरी इन थर्मामीटर, हमको पता ही है मरकरी का यूज जो है थर्मामीटर में होता है। एल्यूमिनियम जो है इंसुलेशन वायर में यूज होता है। एल्यूमिनियम फॉयल जो है फूड रैपर, यानी इसको जो है फूड रैपर के रूप में भी यूज किया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल को। सिल्वर फॉयल इज इन स्वीट, यानी जो सिल्वर फॉयल होता है इसका यूज कहाँ होता है, स्वीट्स में। जब आप देखेंगे जो हमारी मिठाई होती है उसके ऊपर कुछ चमकीला सा जो है वो मतलब एक परत सी दिखती है हमको जब हम खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो सिल्वर फॉयल होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम फॉयल को फूड रैपर की रूप में यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता ही है, उसको हम बहुत ही पतले थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिंक जो होता है यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग हम पढ़ेंगे, जिसको मैं कोरोजन बोल रही हूँ, तो इसको हम पढ़ेंगे, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जिंक जो है ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, जिंक जो होता है हमारा ऐसा मेटल है जो कि जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, रस्टिंग में। आयरन जो है, आयरन यूज होता है कहाँ पे, इन ऑटोमोबाइल्स, इनका हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। कॉपर यूज फॉर मेकिंग केबल वायर्स, यानी जो हमारे केबल वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे किसका यूज होता है, कॉपर का। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले ऑक्सीजन हमको पता ही है ब्रीदिंग में। अब यहाँ पे क्लोरीन प्योरीफाइंग वाटर, ये भी हमें पता है कि जो क्लोरीन होते हैं वो वाटर के शुद्धिकरण में उनका यूज किया जाता है। फास्फोरस का यूज होता है फ्रेंड्स इन क्रैकर्स, यानी पटाखों में किसका यूज होता है, फास्फोरस का। NPK मैंने आपको ये भी बताया था, जो नाइट्रोजन और पोटेशियम ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। और यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज इन मेकिंग लीड्स, और इसका यूज कहाँ पे होता है, लीड्स को बनाने में। कार्बन एज अ फ्यूल, जो हमारे कार्बन होते हैं वो उनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ब्रोमीन इन डाइज एंड पेस्टिसाइड, जो ब्रोमीन होता है उसको डाइज के रूप में और पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इनका यूज और इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन उसके पहले देखिए जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हैव टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायंस और सब्सटीट्यूट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कैटायंस फॉर्म करने के लिए अपने वैलेंस सेल से जो भी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लूज कर सकते हैं। मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जो मेटल होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में पीरियोडिक टेबल दिया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ आप लोगों को इसको करा देती हूँ एक बार। बाई चांस अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो हम उसको इजीली कर सकें, इसलिए जो है आप लोग बताइएगा कि मैं पीरियोडिक टेबल वाला जो है करवाऊँ या ना करवाऊँ। अभी नहीं करवाऊँगी, एक बार जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही करवाऊँगी। तो आप बता देना, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसको भी करवा दूंगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेल, यानी ऐसी एनर्जी जिसको हम उस मतलब वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो मेटल होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने की, उसको हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको आप याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मेटल्स हो,
तो वहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमको ये देखना रहता है कि वो किस किस चीज़ से जो है रिएक्ट करेगा। तो अभी मेटल और नॉन मेटल के केस में यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये मतलब एक बार हम मेटल का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, विथ डाइल्यूट एसिड, विथ सॉल्ट सोल्यूशन। उसके बाद फिर एक बार हम नॉन मेटल का जो है यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे इन सब के साथ। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक जो है टेबल या फिर बोल सकते हैं कि सीरीज याद करनी पड़ेगी, और वो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक होता है, मैं यहाँ पे उसको लगाना भूल गई, तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगी। इसका जो ट्रिक है अभी के लिए मैं ऐसे ही बोल के बता दे रही हूँ, तो इसको आप जो है एक बार सुन लीजिए, बट आप टेलीग्राम से इसको जो है वहाँ से पढ़ लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि यहीं से ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, यहाँ से ही इसके जो है जितने भी प्रॉपर्टी हैं ये डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम होते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं ये, बहुत ही रिएक्टिव। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे जो मतलब ये नीचे की तरह में घटती जाती है, यानी यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम और सोडियम है इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको आप याद कैसे करेंगे, केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव अलग और अच्छा आलू पकाता है। इस तरह से जो है आप याद कर लेना। मैं इसका ट्रिक जो है दो ट्रिक हैं, दोनों ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे याद रखना, जो हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको ये ऑर्डर से याद होना चाहिए, कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा नॉन मेटल है, इसको भी आप याद रखना। जितने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं ये क्या होते हैं, हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, जितने भी इसके ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे पोटेशियम एंड सोडियम। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी जितने भी हमारे मेटल होते हैं लगभग सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। विगर ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनके रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी पे, उनके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट वो रिएक्शन होगा। यानी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट तो होगा, लेकिन वो रिएक्शन कितनी फास्ट होगी ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी से। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है उसको कभी भी मतलब खुले हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसे रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। तो इसको तो आप पढ़े ही होंगे। तो यही रीजन है, क्योंकि जो मेटल यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर, और ये आग पकड़ सकते हैं, मतलब यहाँ से आग लग सकती है इजीली, एंड स्टार्ट बर्निंग विथ कैप्टिन एयर, और अगर हम इनको डायरेक्टली हवा में रखेंगे तो वो जलने लगेंगे, यानी बर्न करने लगेंगे। फॉर दिस रीजन, और इस वजह से इनको स्टोर किया जाता है अंडर केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर में इनको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर जो है सोडियम ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, हमारा सोडियम और पोटेशियम के बाद में यहाँ पे क्या आता है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। एल्यूमिनियम, जिंक और हमारा लेड, इनके साथ में रिएक्शन देखिए। तो एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड कंबाइंड विथ एयर ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड और देयर सरफेस। रिएक्शन इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। यानी जब यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं अपने सरफेस पे,
और यहाँ पे जो ये रिएक्शंस होती है ये बहुत ही स्लो होती है सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा। यानी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत ही विग्रसली जो है रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है ये बहुत ही स्लोली एयर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। और ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। यानी ये क्या करते हैं, सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, यानी ये बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं और एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। रिएक्ट विथ एसिड, यानी ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी ये सॉल्ट और वाटर भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये HCl यानी एसिड से रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। और यहाँ पे एक बार हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट किया बेस से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना है यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा कि एनवेस में जो क्वेश्चन पूछा था शायद कुछ इस तरह से था कि जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे जो है मतलब रिएक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से था क्वेश्चन। तो चलिए उसको मैं कंफर्म करके ही बताऊंगी, या फिर जब एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करवाऊंगी इसका तो मैं आपको वहाँ पे वो जो है क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, तो वहाँ पे बताऊंगी वो किस तरह से आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ मतलब इस तरह से हमको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से पढ़ना होता है। हमारी एनसीईआरटी में ये सारे जो है पॉइंट जो है मिक्सअप हुए हैं एक जगह, तो ये मैंने आपको हेडिंग वाइज इसको बना दिया है अलग अलग तरह से, और यहाँ पे एक एक पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप इजीली पढ़ सकें, इसलिए मैंने आपके लिए ये काम बहुत ही आसान कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आता हमारा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम से इसका रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जब आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी जो आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एट हाई टेम्परेचर टू गिव मिक्सचर ऑफ FeO.Fe2O3। अब यहाँ पे या फिर Fe3O4 कॉल्ड फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या बोल देते हैं, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए 3Fe यानी हमारा आयरन हो गया, O2 यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया यहाँ पे, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ में ये कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म अ सॉलिड ब्लैक मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। यानी जब यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वो क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यानी जब इसको एक लंबे समय तक हीट किया जाता है, यानी इसको एक बहुत ही लंबे समय तक हीट किया जाएगा तब जाके ये क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसको आप याद रखना। यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी घटती जाती है, यानी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। और इस तरह से जो है हमारे जो सोडियम और पोटेशियम थे वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो कॉपर हो गया, कॉपर मेटल है, ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट कर रहा है। अब हम उससे नीचे आएंगे, एकदम नीचे आएंगे, तो आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार। देखिए कॉपर से तो हम पढ़ लिए, अब हम इससे नीचे आते हैं, यानी जो हमारा AgAU मतलब AgAU यानी जो हमारा मरकरी है, गोल्ड है, यहाँ पे सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एकदम नीचे की साइड में है और इनका जो है रिएक्टिविटी क्या है, वेरी लो, यानी बहुत ही स्लो है। तो इनको चाहे जितना टेम्परेचर दे दीजिए, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, यानी यहाँ पे क्या होता है, नो रिएक्शन। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, तो बहुत ही कम चांस हो जाते हैं रिएक्शन करने के। तो जब यहाँ पे जो भी मेटल्स हैं उनमें जब मतलब क्या बोल सकते हैं कि जब उनमें रिएक्टिविटी है ही नहीं तो वो रिएक्शन करेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं होता है। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, इनर्ट मेटल या फिर नोबल मेटल। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। यहाँ तक अभी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देखा, तो इसको आप याद रखना। अब जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखना इसको। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो है 6 पॉइंट हैं।
अब देखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी अभी जो मतलब हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फ्रेंड्स नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखिए मोब। क्या याद रखेंगे? मूब, मूब, मोब, चाहे जो याद कर लीजिए, मोब। तो ये हो गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, यानी मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये मॉब याद करवा रही हूँ। मॉब से आप क्या याद रखेंगे? मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। तो अगर आप अब आप इससे कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आप जब आएगा नॉन मेटल तो आप उसको इजीली याद कर पाएंगे। जो अगर मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अभी मैं उसको आपको बताऊंगी। वहाँ पे वो एसिडिक भी होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन बेसिक कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड बीइंग बेसिक नेचर सो रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। जिस यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इन नेचर। तो फ्रेंड्स मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एल्कलीज। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एल्कलीज। तो वही हमारे एक्सेप्शन में जो बार बार आ रहे हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम, जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एल्कलीज। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा रिएक्शन विथ वाटर। तो अभी तक हमने क्या देखा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और वहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी देखी। अब यहाँ पे देखिए हमारा मेटल किस तरह से वाटर से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी जो भी हमारे जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल विच रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। शायद एनवीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि ऐसे करके कुछ दिया था कि ऑल मेटल जो है रिएक्ट विथ वाटर, ऐसे करके था, मुझे याद आ रहा। तो उसको मैं देखूंगी एक बार दोबारा से। मेटल विच रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी जो मेटल होते हैं जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहां से प्रोड्यूस होती है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, जितने मेटल हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वाटर से रिएक्ट करें। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करते हैं, उनको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, वहां से निकलेगी। तो फ्रेंड्स हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। इसको आप डायरेक्टली सोडियम पोटेशियम ना बोल के क्या याद रखेंगे? नाक, नाक यानी नोज, ऐसे याद रख लेना, नाक। तो फ्रेंड्स जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होते हैं? नाक। तो इनको अपने सोडियम और पोटेशियम को हमेशा अपने नाक पे रखो, यानी Na&K, नाक। रिएक्ट वायोलेंटली विथ वाटर इवन इन कोल्ड, यानी ये क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, अब जब वो हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव मीन्स सोच लीजिए कि मतलब ज़्यादा भूखे कम भूखे, तो जो जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ है वो ज़्यादा भूखा है, वो जैसे ही उसके पास कुछ आएगा मतलब वो उस पर टूट पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारे ये सोडियम और पोटेशियम भी है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये देखते ही नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है कि वाटर है, किसी से भी रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हाई रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं? वायोलेंटली, यानी बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। इवन इन द कोल्ड, यानी अगर ठंडा पानी भी है तो भी ये जो है रिएक्ट कर लेंगे उससे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल सकते हैं। और फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी और यहाँ पे हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखना, हीट कब प्रोड्यूस होगी? जब यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम होंगे, अदरवाइज यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अब देखिए कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी जो हमारा कैल्शियम होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर। दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट, लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है? लेस वायलेंट होता है, बहुत ही धीमे धीमे होता है। तो यहाँ पे जब कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी हम क्या बोल सकते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई। अब यहाँ पे देखिए मेटल रिएक्ट रैपिडली विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी जो हमारा मैग्नीशियम होता है
वो कब रिएक्ट करता है, जब हमारा जो वाटर होता है वो स्टीम फॉर्म में हो। यानी स्टीम क्या होता है, जब हम वाटर को मतलब और भी हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से स्टीम फॉर्म होता है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर और हाई होना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ से फिर से हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक नेदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नॉर हॉट वाटर। यानी जो हमारे एल्यूमिनियम होते हैं, आयरन होते हैं, जिंक होते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है, ये क्या करते हैं, ना ही ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विथ स्टीम, ये क्या करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर। तो एल्यूमिनियम जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा वाटर से, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, यहाँ पे ये हमको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा ही और लर्न भी करना पड़ेगा। तो आप एक बार सबसे पहले रिएक्टिविटी देखिए, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में हमने छः पॉइंट पढ़े, वहाँ पे मतलब कौन कौन से मेटल जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये हमने पढ़ा। फिर यहाँ पे हमने मेटेलिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन विथ वाटर में जो है 3 से 4 पॉइंट बताए हैं। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे और आप जब उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा ये कैसे कैसे किस तरह से दिया है। तो मैंने उसको जो है एक मतलब सिक्वेंशियल वे में इसको अरेंज कर दिया है नोट्स के फॉर्म में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, यानी जब हमारा मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्म होता है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे देखिए मेटल कैसा होगा, डाइल्यूट एसिड है, याद रखना। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी तो उसको याद रखना। तो देखिए जो हमारे मेटल होते हैं वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेटल कौन से होंगे, विच आर प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। यानी यहाँ पे वही मेटल जो है भाग ले सकते हैं, वही मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं जो कि कहाँ होंगे, एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगी तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन हाइड्रोजन के ऊपर है कौन हाइड्रोजन के नीचे है। तो यहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वही जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं विथ HCl एंड H2SO4। अब देखिए यहाँ पे जो डाइल्यूट एसिड होगा वो ओनली क्या हो सकता है, या तो HCl यानी या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे HNO3 नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मैं अभी जो है यहाँ पे आगे डिस्कस करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड वही कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। तो एक बार फिर से चलिए रिएक्टिविटी सीरीज पे और एक बार दोबारा से देखिए। तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड। तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मतलब ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले ही रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये जो है इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही हाई है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, घटती जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कमज़ोर व्यक्ति अपने से मजबूत व्यक्ति को धक्का दे सके, एक कमज़ोर व्यक्ति अपने से मजबूत व्यक्ति को गिरा सके, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। यानी एक कमज़ोर व्यक्ति अपने से मजबूत व्यक्ति को कभी नहीं हरा सकता। अब देखिए उस तरह से मत लीजिएगा इसको, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ही याद करिए कि जो एक कमज़ोर व्यक्ति है, एक जो है मजबूत व्यक्ति है, तो उसमें से जो है कमज़ोर वाला मजबूत को नहीं हरा सकता। तो देखिए जो ऊपर है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ये कमज़ोर होते, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे पोटेशियम की, देन सोडियम की, देन बेरिलियम की, देन कैल्शियम की, देन मैग्नीशियम की, इस तरह से जो है ये घटता जाएगा। लेकिन फिर देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या एल्यूमिनियम को Fe जो है हटा सकता है,
क्या जो है हमारा आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा Fe जो है वो कमजोर है, वो नीचे है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। वो अपने से नीचे वालों को सारों को जो है डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम अपने से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल हैं, उनको जो है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो हमारा HCl होता है, यहाँ पे क्या है, H है। जो हमारा H2SO4 होता है, यहाँ पे क्या है, H है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आप Cu को रिएक्ट करवाते, मान लीजिए Cu हमारा मेटल है, आप यहाँ पे Cu को HCl से रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन Cu कहाँ है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे है। ये कहाँ पे है, हाइड्रोजन के नीचे है। तो फ्रेंड्स क्या ऐसा हो सकता है कि जो मतलब हाइड्रोजन के नीचे है तो उससे जो है कम रिएक्टिव होगा? तो क्या ऐसा है कि Cu जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये CuS को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन के ऊपर है वही रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही जितने भी ऊपर हैं वो इजीली जो है हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, तभी रिएक्शन होगी। और इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया। तो यहाँ से कुछ रिएक्शन देख लीजिए। जैसे हमारा सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे NaCl यानी सॉल्ट और जो है हाइड्रोजन इवॉल्व हो गया। अब यहाँ से मैग्नीशियम है, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए CuHgU यानी जो हाइड्रोजन से नीचे है प्लस HCl, यहाँ पे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉपर हो, चाहे मरकरी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे जो भी हो, जो भी हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, यानी जब नाइट्रिक एसिड के साथ में हमारे जो है मेटल रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी यहाँ पे जब भी मेटल हमारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाएगा, N2O NO NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसको आप याद रखना, यहाँ पे ये जो है अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन है कि हमारा एक ऐसा मेटल है जो कि कौन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दोनों जब HNO3 से कंसंट्रेट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे देखिए एक आता है हमारा एक्वा रेजिया। ये हमारे NCERT में एक ऐसे करके, मतलब एक वहाँ पे इन्हें भी जाने ऐसे करके दिया रहता ना, वहाँ पे दिया है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए एक्वा रेजिया होता क्या है, लैटिन फॉर रॉयल वाटर, यानी लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, हम रॉयल वाटर बोलते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HCl एंड HNO3 इन रेशियो 3:1। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है, जो एक्वा रेजिया होता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है और इसके मिक्सचर में यानी इसको किस किस चीज़ से मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे लेते हैं हम कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:1, यानी कंसनट्रेट HNO3 कितना होना चाहिए, 3, और कंसनट्रेट HCl कितना होना चाहिए, 3, और कंसनट्रेट HNO3 कितना होना चाहिए, 1, यानी इस रेशियो में इनका होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी ये जो एक्वा रेजिया होता है ये प्लेटिनम और गोल्ड को क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। हाईली कोरोजिव एंड फ्यूमी लिक्विड, यानी ये जो होता है एक्वा रेजिया ये बहुत ही कोरोजिव इन नेचर होता है। तो हमारे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, मतलब जो सुनार होते हैं, वो जो है गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए वो क्या किसका यूज करते हैं, यहाँ पे एक्वा रेजिया का। तो याद करना, जो हमारा एक्वा रेजिया होता है वो अच्छे से अच्छे मेटल को क्या कर सकता है, उसको डिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे रिएक्शन मतलब मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ यहाँ पे
वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, एंड अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर सॉल्ट सोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा आ गया आयरन, यहाँ पे क्या है कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे Fe कहाँ है, Cu कहाँ है। Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमको देखना है। तो हमारा Fe कहाँ होता है, Cu से ऊपर होता है। तो अगर ये ऊपर होता है तो ये Cu को आराम से यहाँ से इसके स्थान से हटा सकता है, और Fe खुद जो है SO4 के साथ में आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे फेरस सल्फेट ये यहाँ पे बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए Cu हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है, Ag नीचे होता है। तो Cu क्या करता है, Ag को बाहर निकाल देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है। तो इस तरह से देखना। और फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है। चलो इसको आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे रिएक्शन मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो जितना अभी मैंने आपको, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन भी उसी को बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें से बताना ये कौन सा रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा है, जो हमारा मेटल वाला पार्ट है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये छोटा सा है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में हमको क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे फिर से हमको रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ व्हाट, तो अभी पढ़ेंगे। चलो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब हमारे नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड क्या होते हैं, ये मे बी इधर एसिडिक और न्यूट्रल, यानी ये या तो एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन इट नेवर बी फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये कभी भी जो है बेसिक नहीं हो सकते, बेसिक ऑक्साइड कभी भी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, इधर एसिडिक और न्यूट्रल, यानी ये या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, बट ये कभी भी बेसिक नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जब हमारा कार्बन मोनो, ये मतलब ऐसे ही पढ़ लीजिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, फॉस्फोरस रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड विथ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यानी जब हम फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, जब यहाँ पे उसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, पेंटाऑक्साइड। तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप सोचेंगे कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी है, और यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पे ये कब, मतलब कैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म करेगा, तो कभी डाई कभी मोनो, ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब यहाँ पे हमारा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनाएगा, जब यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 और एयर, जब हम जो यहाँ पे एयर सप्लाई करेंगे वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब हम इनको हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 2700 मतलब 2700 टू 3000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि टेम्परेचर इतना होना ही चाहिए, तभी यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर, यानी जो हमारा नॉन मेटल होता है वो रिएक्शन कैसे दिखाता है वाटर के साथ में, ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले डोंट रिएक्ट विथ वाटर, यानी जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बिकॉज नॉन मेटल कांट रिड्यूस आयन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। तो आप सिंपली याद रखिए, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से या फिर स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि जो फ्लोरीन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये वाटर से रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर ओजोन जो है बाहर निकल जाता है।
अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में कैसा होता है, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन फिर से यहाँ पे अपवाद है, जो हमारे सल्फर होते हैं वो चाहे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, वो हीट यहाँ पे जब हम इनको देते हैं तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और जब हम यहाँ पे रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें तो जो हमारा नॉन मेटल होता है वो यहाँ पे फिर से दिखाता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जो कमज़ोर होगा वो अपने से मजबूत वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो करनी है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए जो नॉन मेटल होते हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है किस में होती है, फ्लोरीन में, देन क्लोरीन में, देन ब्रोमीन में, देन आयोडीन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, इससे आप याद करना, आप पीरियडिक टेबल इसको याद किए होंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा हमारा फ्लोरीन जो है रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।